नमस्कार। भारत सरकार का नया प्रोजेक्शन और नई कहानी। अब जो है भारत एथेनॉल के क्षेत्र में इस क्षेत्र में उतरने जा रहा है कि किसी भी तरीके से अब जो है हम एथेनॉल को जो है भोजन बनाने के लिए भी उपयोग कर सके, ताकि हमको एलपीजी का आयात न करना पड़े। तो एलपी आप इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इस पूरे कहानी में किस तरीके से जो है ये पूरा प्रोजेक्शन निकल के आ रहा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस बात का रहेगा कि यह सवाल जो उठा है, सरकार ने इसको न लाया हुआ है, चूंकि हार्मुज जलसंधि का मामला अपने आप में गर्म है। तो अगर आप समझेंगे गाड़ी जो अब पेट्रोल पी रही है वो उसका हर 5वां लीटर असल में पेट्रोल तो होता ही है, लेकिन पेट्रोल के साथ साथ अब वो जो है एथेनॉल शुरू कर रहा है। तो आज भारत के पेट्रोल पंप पर मिलने वाले पेट्रोल में करीब 20%, 5वां हिस्सा क्या हो जाएगा, एथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो अब ये कोई छोटा बदलाव तो है नहीं, चूंकि एथेनॉल मिला करके ये पूरा प्रोजेक्शन को तैयार करना एक ऐसी नीति है जो एक साथ किसानों की आय, देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण तीनों पर असर डाल सकती है। और तीनों पर अगर असर डालेगी तो उससे जीवन में क्या प्रभावित होगा, इसके बड़े एक फायदे हैं, जो मुख्य फायदे हैं वो बताए जा रहे हैं, उसको हम समझेंगे। लेकिन अगर सरकार भोजन के दृष्टिकोण से या एलपीजी को एथेनॉल के थ्रू अब वो एलपीजी में कूदना चाह रही है, तो इसका क्या स्तर है, इसके क्या फायदे हैं, इससे किस तरीके से जो है पर्यावरण और जेब का खर्च को बचाया जाएगा, उतने ही बड़े विवाद भी सामने अब आएंगे। कई लोग कहते हैं गाड़ी का माइलेज कम हो गया है, तो अगर एथेनॉल से गाड़ी का माइलेज कम हुआ है तो कुछ लोगों को इंजन खराब होने की भी चिंता है, और कई जगह पेट्रोल पंपों पारदर्शिता को लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं। तो पेट्रोल पंपों पर अगर पारदर्शिता को लेकर सवाल जब उठ रहे हैं तो इसका जो है, तो आज हम पूरी गहराई से समझेंगे कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन आखिर है क्या, उसमें क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही, इसका किस तरीके से भारतीय राजनीति, भारतीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, भारत ने इसे इतनी तेजी से क्यों अपनाया, इसका क्या विषय है, इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण इसका असर आपकी जेब और आपकी गाड़ी पर कितना पड़ रहा है, यह मुख्य विषय रहेगा। लेकिन उसके आगे ये जो पूरा प्रोजेक्शन किया गया, एथेनॉल फर्मेंटेशन, डाइलेशन, इथेनॉल प्रोडक्शन, किस तरीके से आपकी गाड़ी पर जो असर पड़ता है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एथेनॉल आखिर है क्या, एथेनॉल की कहानी किस तरीके से निकल के आ रही है। एथेनॉल इस तरीके से जो पूरा प्रोजेक्ट किया गया है, देखिए बायोमास से शुरू होता है, बायोमास के थ्रू ये पूरा सड़ता है, सड़ गल के पूरी तरीके से जो है फर्मेंटेशन टैंक होता है, ये देखिए फर्मेंटेशन टैंक है जहां के थ्रू ये जल करके यहाँ से जो है फर्मेंटेशन, फिर डाइलेशन कालमन है, ठीक है, इसके थ्रू जो है ये पूरी तरीके से एथेनॉल उत्पन्न होता है। मतलब जो सड़ी गली चीजें हैं उसके द्वारा एथेनॉल, बेसिक्स में यही आप समझिए। तो एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, लेकिन ये पीने वाला अल्कोहल नहीं है, बल्कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला ये बायोफ्यूल है। इसे बनाया जाता है गन्ने के रस से। अब देखिए, जैसे आप देखते होंगे गन्ने के रस से क्या बनता है, आप गुड़ खाते हैं, चीनी खाते हैं, मोलासिस, टूटे हुए चावल और मक्का जैसी फसलों से एथेनॉल को इन फसलों से आसानी से बनाया जाता है। और दूसरा तरीका है कि जो है ये देखिए शुगर केन के थ्रू, ये पूरा शुगर केन से ऐसे ऐसे फर्मेंटेशन करके पूरा निर्माण किया जाता है। तो अब आप समझिए कि जो इन फसलों को किण्वन यानी फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं, किण्वनीकरण या फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है और फिर से एथेनॉल तैयार होता है। यानी ये धरती के नीचे दबे कच्चे तेल नहीं है, बल्कि इनका क्या है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये पूरा सेक्टर है जिस तरीके से पूरा बदलता है, धरती के नीचे से नहीं मिलता है, बल्कि इसको हम सामने से बनाते हैं। बल्कि डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल कहाँ है, धरती के नीचे से हम इसको निकालते हैं। तो हमारे खेतों से आता हुआ ये पूरा सिस्टम, सरकार की इस योजना का नाम है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। यानी जो है हम इसको क्या करेंगे कि पेट्रोल में एक निश्चित मात्रा में एथेनॉल को मिलाएंगे। ये पूरा प्रोजेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया है। लेकिन सरकार ने जो दूसरा नियम बताया है, सरकार अब आपके एलपीजी में, मतलब जो आप खाना बनाते हैं जिस सिलेंडर से, उसमें अब जो है एथेनॉल की तैयारी गवर्नमेंट की चल रही है। तो 5% से 10%, शुरुआत में 5% किया गया, फिर 10%, 10% से अब जो है E20 मतलब 20%, यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल तक पहुंच चुका है। तो दिलचस्प बात यह है, यहाँ कहानी निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर ये पूरा प्रोजेक्शन स्टेप जो देखिए यहाँ पे है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 E5 पहले हुआ, फिर स्टेप 2 E10 हुआ, फिर स्टेप 3 E20 ब्लेंड हुआ। ठीक है, तो 10 हुआ, पहले 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 20 हुआ। तो ये पूरा प्रोजेक्ट 5, 10 और 20 के प्रोजेक्शन के साथ ये पूरी कहानी को शुरू किया गया। तो दिलचस्प बात है कि जो लक्ष्य पहले साल 2030 के लिए रखा गया था, भारत ने उसे कई साल पहले ही हासिल कर लिया है। और जब सवाल उठता है इतनी जल्दी क्यों, तो असल वजह है ये पूरा प्रोजेक्शन, असल वजह है हमारी जो है निर्भरता, तेल पर निर्भरता। हम ईरान पर निर्भर है, खाड़ी देश पर निर्भर है, भारी अपनी जरूरत का 88% आयात करता है दुनिया के देशों से। तो करीब अगर हम 85%, 88% तेल विदेशों से आयात करते हैं, कच्चा तेल आयात करते हैं, इसका मतलब अगर दुनिया में कहीं भी युद्ध छिड़ जाए तो हमारी तो अर्थव्यवस्था तबाह हो जाए, हम बर्बाद हो जाए। जैसे अभी खाड़ी देश हार्मुज जलसंधि वाला मुद्दा, उधर ईरान, इराक, कुवैत, ओमान और जो है अमेरिका और जो है इजराइल के बीच जो युद्ध मामला छिड़ा हुआ है,
उससे हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। तो तेल की सप्लाई न रुके तो सबसे पहले असर भारत पर पड़ेगा। तो हर साल तेल खरीदने में लाखों करोड़ रुपए जो विदेश चले जाते हैं, उसको रोकने के लिए, विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करने के लिए हमारी विदेशी मुद्रा भंडार $701 बिलियन पे रुकी हुई है। हम अगर दुनिया में ताकत दिखाना है तो हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार को अच्छे से नियंत्रित करना पड़ेगा। यह मुख्य विषय रहा। लेकिन एक बड़ा विकल्प बनकर सामने आता है, अगर पेट्रोल का कुछ हिस्सा हम अपने देश में बने एथेनॉल में बदल दें तो कहानी बदल सकती है। इस कहानी को बदलने के लिए आयात कम करना पड़ेगा, तेल आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा हमारी बचेगी, और अगर विदेशी मुद्रा बचेगी तो देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। यही मुख्य विषय रहेगा आज का। इसके अलावा हम समझेंगे जो ये पूरा प्रोजेक्शन है, देखिए ये बंदा जो पेट्रोल डाल रहा है ये वाला, ठीक है, ये E20 फ्यूल को ये सप्लाई कर रहा है ना। अब देखिए हम समझते हैं किस तरीके से दुनिया में देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, यानी एथेनॉल सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का क्या है, एक हिस्सा है। किसान को कैसे फायदा होगा। अब बात इस बात पे आती है कि हम देखिए मिडिल ईस्ट से कितना तेल आयात करते हैं। मिडिल ईस्ट चलिए तो वेस्ट अफ्रीका, यहाँ से शुरू करते हैं सऊदी, यूएई, फिर ये कुवैत, कुवैत के बाद यहाँ से पूरा हमारा क्रूड ऑयल आ रहा है, देख रहे हैं क्रूड ऑयल इधर से पूरा चल रहा है, ठीक है। एक दूसरे के साथ कैस्पियन सागर है, ये वाला हिस्सा आपका क्या है, कैस्पियन सागर है, ठीक है। क्रूड ऑयल गैस 20%, फिर यहाँ पर रसिया से हम आयात करते हैं, मतलब ये वो देश है जहां से हम चीजों को क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, ठीक है। और भारत में जो है किसानों की जो समस्या है वो अलग से है। तो हम जब एथेनॉल शुरू करेंगे तो गन्ना किसानों की जो समस्या बन रही है, कई बार चीनी मिले समय पर पैसे न दे पाना, लेकिन जब वही गन्ना हमारे एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होने लगेगा तो उसका भी हमको क्या होगा, फायदा होगा। तो हम जो यहाँ से मिडिल ईस्ट से चीजों को ले आ रहे हैं, जो एक दूसरे से आयात कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, रोक देंगे। देखिए LNG हम यहाँ से आयात कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये जो है आपका चेन्नई यहाँ वाले हिस्से से, ठीक है। तो ये जो हम पूरा आयात कर रहे हैं उसके बजाय हम क्या करेंगे, अपने गन्ने से बनाएंगे। चीनी मिलों के सामने कमाई का एक नया रास्ता खुल जाएगा। अब मिलें एथेनॉल सीधे तेल कंपनियों को बेच सकती हैं, तो वो भी तय कीमत पर, कोई दिक्कत नहीं है, समय से सारी चीजों को संतुष्ट कर लिया जाएगा। तो इससे सरकार और जो मिलों की आमदनी है वो बढ़ेगी और किसानों को इससे जो है भुगतान मिलने की संभावना जो है बेहतर होगी। इस पूरे प्रोजेक्शन का यही सिर्फ इच्छा रहा है। लेकिन सिर्फ गन्ना ही क्यों, अब बात आगे बढ़ती है और उसके बाद कहानी आगे जाती है, टूटे हुए चावल तक पहुंचता है कि टूटे हुए चावल और मक्का जैसी फसलों को भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब नई मांग मिल रही है कि गन्ना तो हो गया लेकिन टूटा हुआ चावल और मक्का जैसी फसलों से हम जो है एथेनॉल बनाएंगे, है ना। तो यानी ये कहानी आगे बढ़ती है। ये जो हम दुनिया से तेल आयात करते हैं वो वाला कहानी है जो 88-85% होता है, ठीक है। तो ईंधन नीति जो हमारी है, या ये समझे कि जो हम ये सिर्फ ईंधन नीति का जो प्रोजेक्शन है इस तरीके से गवर्नमेंट प्रस्तुत कर रही है तो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत हो, हमको ये आयात ना करना पड़े। अब इसी क्षेत्र में विवाद होता है, विवाद आगे बढ़ता है। कब तक विवाद चलता रहेगा, अब तक सब कुछ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन कहानी वास्तविक तस्वीर कुछ अलग है। वास्तविक तस्वीर इससे थोड़ी अलग है। तो वो वास्तविक तस्वीर को हम किस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस किस तरीके से देख रहे हैं 2020 से 2025 तक किस तरीके से बदला है, वो स्थिति को आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो वास्तविक तस्वीर अलग है, वास्तविकता अलग है, कहानी अलग है। तो सबसे पहली शिकायत माइलेज का, क्योंकि इसके बाद गाड़ी माइलेज की समस्या है। कई वाहन मालिक कहते हैं कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद गाड़ी पहले से कम माइलेज दे रही है। वैज्ञानिक कारण भी ये निकल के आया है। एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में जब 20% आप एथेनॉल मिला देंगे तो देखिए, अब जब आप एथेनॉल मिला देंगे तो कहानी कैसे होगी, कहानी तो कम ही होगी। अब पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा थोड़ी कम होती है एथेनॉल में, इसलिए समान मात्रा में थोड़ी कम दूरी तय होती है। अब जब समान मात्रा में थोड़ी कम दूरी होगी तो पैसे ज्यादा लगेंगे, और जब पैसे ज्यादा लगेंगे तो ये पूरा इंपोर्ट बिल जो है ये पूरा प्रभावित होगा। अब दूसरी चिंता पुरानी गाड़ियों को लेकर, पुराने इंजन को लेकर, वो समस्या अलग से है। या तो आप ये समझिए कि रबर और प्लास्टिक के कुछ पुर्जे जो उच्च एथेनॉल मिश्रण के लिए हमारे सामने प्रकट होते हैं, हमारे सामने प्रकट किए जाते हैं, डिजाइन नहीं किए गए थे। इसी वजह से ये पूरा प्रोजेक्शन जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। लेकिन समस्या ये है कि जो क्रूड परचेज करते हैं, हम देख रहे हैं क्रूड जो हम परचेज करते हैं, ग्लोबल ऑयल प्राइस जो है हमेशा डाउन अप डाउन होता रहता है। तो उससे जो प्रभावित अर्थव्यवस्था है ये इंडिया वाला हिस्सा है। तो अगर इंपोर्ट बिल हमारा डाउन होगा या इंपोर्ट बिल हमारा हाई होगा तो क्रूड ऑयल पे असर पड़ेगा। अब वाहन कंपनियां उससे प्रभावित होंगी। और E20 जो कंपेटिबल है इंजन बना है, जो E20 कंपेटिबल इंजन है, तो वो भी आसानी से काम करेगा। लेकिन तीसरा मुद्दा क्या है, तीसरा मुद्दा है पेट्रोल पंपों की पारदर्शिता। कुछ उपभोक्ताओं का कहना है उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती है कि कितना प्रतिशत एथेनॉल वाला पेट्रोल खरीद रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है। हम आप जाते हैं, हमें आपको खुद नहीं पता है, जो दे देता है वही सीधा डलवा लेते हैं, पूछते हैं ना कुछ, ठीक है। तो यह पूरा जो किसान है इसी के तहत, अभी जो हरा भरा दिख रहा है गन्ने का खेत है, इसी के तहत अब जो है नए तरीके से नए प्रोजेक्शन के साथ अब एथेनॉल
का उत्पादन होगा और कई जगह जो मिलावट की शिकायतें हैं उसको भी धीरे धीरे सरकारें रोकेगी। अब देखिए, यानी नई जो तकनीकी है जिससे तेजी से आगे भारत सरकार बढ़ रही थी, क्या नियम और निगरानी उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप उस पर जो है देख रेख नहीं करेंगे, कोई कुछ भी E20 डाले, E10 डाले, E5 डालते, गाड़ी का इंजन बैठ जाए, गाड़ी पूरी तरीके से लॉक हो जाए, तो इससे तो दुनिया रुक जाएगी। समस्या क्या है? आर्थिक व्यवस्थाएं गड़बड़ाएंगी। तो दुनिया में हो क्या रहा है? अब जरा दुनिया की तरफ देखते हैं। दुनिया की तरफ देखेंगे तो आज पूरी दुनिया किस ओर बढ़ रही है? दुनिया बढ़ रही इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर, दुनिया बढ़ रही अपनी ताकत को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। तो हम दुनिया के कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। कार्बन उत्सर्जन जैसे ही कम होगा, जलवायु परिवर्तन सही होगा। अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि हम पर्यावरण से अब आगे भी सोच रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा भी पर्यावरण को बनाया जाए, क्योंकि इकोलॉजिकल या जो पर्यावरण है, भारत ने भी पर्यावरण को नेट जीरो जैसे लक्ष्य तय किए हैं। 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य का भारत का अपना मिशन है कि 2070 तक 2070 तक भारत क्या चाहता है कि नेट जीरो लक्ष्य हम हासिल कर लें। तो एथेनॉल उसी दिशा में एक कदम माना जाता है। हालांकि भारत इस रास्ते पर अकेला नहीं है, दुनिया के तमाम देश हैं। ब्राजील जैसे देश पहले से कोशिश, ब्राजील और इंडोनेशिया आप एथेनॉल से ही पूरी गाड़ियां चलवा रहे हैं। ब्राजील और इंडोनेशिया इस दशकों से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो एथेनॉल आधारित ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में किस तरीके से जो काम होगा, ये पूरा जो है इंजन डायग्राम है जो ओवरव्यू करता है, यहाँ से किस तरीके से उस पूरा प्रोजेक्शन काम होता है वो है। लेकिन भारत कोई नया प्रयोग नहीं कर रहा है, बल्कि एक सफल मॉडल को अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना रहा है। ठीक है, ये देखिए ये इंजन किस तरीके से काम करता है। रबर डिजिग्रेशन है जो प्रभावित होता है, यही वाला वो इंजन वही वाला हिस्सा है जो प्रभावित होता था। फिर ठीक है, ये हिस्सा प्रभावित हो गया था जब नया E20 आया था। ठीक है, उसके बाद फ्यूल पंप प्रभावित हुआ था, ये फ्यूल पंप है, याद रखिएगा, ये फ्यूल पंप प्रभावित हुआ था। और तीसरा जो इसका हिस्सा प्रभावित हुआ था, हाई फ्लो एथेनॉल रेटेड इंजेक्टर्स जो था, वो तीनों ये हिस्से प्रभावित हो रहे थे, पर धीमे धीमे चीजों को सही हुआ। तो अगर आप आम आदमी क्या है, आप आम आदमी की बात को समझेंगे या आप एक वाहन मालिक है, तो तीनों बात याद रखना है। अगर आप आम आदमी है, वाहन मालिक है, तो आप याद रखिए, पहली अपनी गाड़ी का मैनुअल जरूर देखें। गाड़ी मैनुअल है, गियर पे है, क्या है, कैसे है, उसको ध्यान रखना है। वो E20 कंपेटिबल है या नहीं है, पहली चीज ध्यान रखना है। दूसरी, पेट्रोल भरवाते समय बिल जरूर लें। ठीक है, बिल लेना आपके लिए जरूरी है। और अगर कोई शिकायत हो तो उसको उपभोक्ता हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें। उपभोक्ता हेल्पलाइन हिंदुस्तान में काम ही नहीं करता है, नंबर दिया हुआ आज तक लगाएंगे, कभी फोन ही नहीं उठता है। तो ठीक है, वो तो खैर ठीक है, लेकिन अब आपको बताने की जानकारी है तो उपभोक्ता हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें। और तीसरा, इस बहस को सिर्फ माइलेज तक सीमित मत रखिए, इसको आगे तक बढ़ाइए, बहस को थोड़ा आगे बढ़ाइए कि बड़ी तस्वीर देखिए, दुनिया किस तरीके से आगे बढ़ी है। अगर यह नीति सही तरीके से लागू होती है तो हम ब्राजील, इंडोनेशिया के बाद भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में शामिल होगा जहां ये व्यवस्था सफल होगी। इससे देश का आयात बिल घट जाएगा, और आयात बिल मतलब हम लोग जो है अपने यहाँ बनाए हुए चीजों को उपयोग करेंगे। आयात बिल घटेगा, ये दुनिया का वो जो पूरा ह्यूमन सिस्टम है वो पूरा प्रभावित होगा, और आयात बिल घटेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी और प्रदूषण भी कम हो सकता है। लेकिन सफलता कब मिलेगी? सफलता तब मिलेगी जब यह प्रोजेक्शन सब लोग मिलकर, सब लोग, पूरी देश की सहमति, सरकार की सहमति, आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे में प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर सब मिलकर पारदर्शिता के साथ, तकनीकी के साथ काम करेंगे, तब इसमें आसानी से सफलता मिलेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, उपभोक्ता जागरूकता। जब उपभोक्ता जागरूक होंगे तभी ये चीजें पॉसिबल होती है। ठीक है, ये तभी चीजें पॉसिबल होती है। अब समझेंगे कि जो ये तीनों चीजें साथ चलेंगी तो एथेनॉल मिश्रित ईंधन की कहानी, एथेनॉल मिश्रित सिर्फ प्रोजेक्शन कर देना, सिर्फ प्रस्तुत कर देना, पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रखना, यह पूरी कहानी रहेगी। ठीक है, इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट्रोल पंप तक ही रखना है। ऊर्जा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी है, पर्यावरण की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है। अब समस्या यह है कि ऊर्जा सुरक्षा जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। पर्यावरण चूंकि उतना दुनिया में आसान नहीं है। अब भारत, चूंकि भारत का नया लक्ष्य है एक आत्मनिर्भर भारत का, लेकिन हर बड़ी नीति की तरह, हर बड़े प्रोजेक्शन की तरह इसकी सफलता भी समय के साथ मिलेगा। सिर्फ इरादों से नहीं, ठोस विश्वास, दृष्टिकोण और उसके साथ साथ ईमानदारी और पारदर्शिता और अमल से तय होगी ये पूरी कहानी जो दुनिया के सामने आप रखेंगे। तो हम इस प्रोजेक्शन को, इसमें आपकी क्या राय रहेगी इसको आप जरूर बताइएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में देखिए, दुनिया में ये अमेरिका है, ठीक है, USA, ये है ब्राजील, इसने जो है पूरी तरीके से इसको अपनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे गन्ना का पेड़ ये बना हुआ है, अमेरिका भी उसी ओर अब बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइमरी फोकस उसका भी है। यहाँ पे भारत भी इधर बढ़ रहा है। इधर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया भी जो है, ब्राजील और इंडोनेशिया पूरी तरीके से E20 पे काम कर चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दुनिया के वो देश है जहां पे जो है ये चीजें लागू हो चुकी है। प्राइमरी फोकस ब्राजील, इंडिया, USA। देखिए
प्राइमरी फोकस में कौन है, ब्राजील, इंडिया, यूएसए, ठीक है, ये पूरी तरीके से फोकस है, जो ग्रीन वाले हैं ये पूरी तरीके से फोकस है इस क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए कंपिटेटिव व्हीकल इमिशन पेट्रोल इथेनॉल लैंड, ठीक है, तो ये किस तरीके से PM-30 NOx, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये जो एक्साइड होता है स्टैंडर्ड पेट्रोल में जो होता है वो है, ठीक है, स्टैंडर्ड पेट्रोल में, ठीक है, ये स्टैंडर्ड पेट्रोल है। और ये इथेनॉल ब्लेंड, तो देखिए इथेनॉल ब्लेंड में कितना डाउन हो गया, स्टैंडर्ड पेट्रोल में कितना प्रदूषण हो रहा था, स्टैंडर्ड पेट्रोल में कितना प्रदूषण है, देख रहे हैं, पार्टिकुलेट PM कितना हाई है, -30%, ठीक है, ये 30% पे चला गया, ठीक है, बहुत हाई लेवल पे नुकसान हो रहा है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड देख रहे हैं कितना ज्यादा निकल रहा है, ये पूरी तरीके से फेफड़े को बर्बाद कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये चीजें कितनी कम हुई है, तो पार्टिकुलेट मैटर PM जो है, PM पार्टिकुलेट मैटर होता है, ये कम हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी थोड़ा सा ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ठीक है, इथेनॉल कंटेंट भी ठीक है, मतलब हमको इसको इथेनॉल अपनाने में क्या है, थोड़े से पर्यावरण को क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी, है ना, ये चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये जो मीटिंग हुई है अगेन मीटिंग हुई है, ठीक है, ये देखिए फिर से हमारा इसमें ग्लोबल स्टाफ में इस जो है इसमें मीटिंग हुई है, और हम आपको बता चुके हैं मीटिंग में सिर्फ एक चीज होता है, मीटिंग में कुछ नहीं होता है, मीटिंग में आराम से अभी कुछ देर बाद यहाँ पे चाय आएगा, ठीक है, चाय के बाद फिर इसमें ये लोग बहुत खुश होगा तो समोसा मंगा लेगा, नहीं तो कुछ और मंगा लेगा, है ना, और उसके बाद मीटिंग खेल के चला जाएगा। मीटिंग दुनिया में मीटिंग एक ऐसा चीज होता है जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इससे भी कुछ नहीं निकलेगा। आगे समझते हैं इस पूरे प्रोजेक्शन में, फिर हम देखते हैं डेली प्री ड्राइव चेकलिस्ट जो है उससे किस तरीके से आप गाड़ी को पर डे चेक करेंगे, उसके पूरे एयर को चेक करेंगे, और उसके बाद जो है गाड़ी की लाइट को चेक करेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, है ना, ये चीज आप कर लीजिएगा। तो ये पूरा प्रोजेक्शन रहा, ये पूरी कहानी रही जो एथेनॉल अब आपके रसोई घर में पहुंचने वाला है। एथेनॉल जो है अब आपके गाड़ी से लेके अब हर जरूरतमंद चीजों की जगह ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब इसको पहुंचाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आगे इसको बढ़ाइएगा दोस्तों तक, ताकि हम एक शिक्षित भारत के सपने को साकार कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।